आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपका आधुनिक भारत जो है 1707 के बाद में शुरू हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब का जो शासनकाल है उसी को मध्यकालीन भारत का अंत हो चुका है। तो एक बार बोलिए वी आर हैप्पी कि आप एक पार्ट जो आपका मिडेवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत है, उसको खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो खुशी होने की बात है। लेकिन हमारे तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे तरीके से वो खत्म होगा मराठा साम्राज्य के बाद में। ओके। और कुछ हिडन टॉपिक्स और हैं उसके जो हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि दक्षिण के कुछ राजवंश है, तो जब हम दक्षिण को पढ़ेंगे तभी उनको पढ़ाएंगे। ओके। एक बार लिखना, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद में जो गद्दी पर बैठा था वो था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। तो ये 1707 से लेकर के और 1712 एडी तक गद्दी पर रहा। 1712 एडी, ये तो आप समझते ही। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में अगर बात करें, इसके कुछ उपनाम हैं। बहादुर शाह फर्स्ट। फर्स्ट क्योंकि एक तो दोस्त जब ये गद्दी पर बैठा था तो 63 ईयर्स का था। इसको कहा जाता है आपका वृद्ध शासक। वृद्ध शासक अर्थात ओल्ड रूलर। ओल्ड रूलर। और दूसरी बात हम करें तो इसको कहा जाता है शाह ए बेखबर, यानी इसे कोई खबर ही नहीं थी। शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। और तीसरा इसी का नाम है शाह आलम प्रथम। कभी भी पूछे शाह आलम प्रथम कौन था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय आएगा आपका, तो वो रहेगा 1760 से, मतलब 1759 में आ गया था हालांकि वो, लेकिन किताबों में अक्सर जिक्र होता है 1760 से 1806, 46 ईयर्स का। उसका भी एक लंबा शासनकाल है। शाह आलम फर्स्ट। शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वृद्ध शासक था, तो लिख लेना कहीं 63 ईयर्स की एज में ये गद्दी पर बैठा था, 63 वर्ष की उम्र में। अब थोड़ा समझिए बैकग्राउंड स्टोरी को। आप सारे लोग जानते हैं कि औरंगजेब ने जो अपना शासन चलाया उसके शासन का आधार क्या था। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द आप विचारें या सोचें, तो आप क्या कहेंगे? औरंगजेब के शासन का आधार क्या था? तो आप कहेंगे भैया वो धार्मिक रूप से क्या था, इंटॉलरेंट था, असहिष्णु था। अब उसकी धार्मिक असहिष्णुता के चलते हुआ क्या कि बहुत सारे विद्रोह हुए। और उन बहुत सारे विद्रोहों का कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ उसका धार्मिक उन्माद या उसकी धर्मांधता, कि वो ब्लाइंड था अपने रिलीजन को लेकर के। लेकिन फिर भी आपको एक दूसरा पहलू समझना होगा। दूसरा पहलू ये है साथी कि औरंगजेब के अंत तक, यानी 1707 तक मराठा सॉरी मुगल एम्पायर जो है, मुगल शासन कमजोर तो हुआ। मुगल शासन बेशक कमजोर हुआ, लेकिन तब भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि जो शासक थे आपका उनके क्षेत्र में वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर पाए। मैंने आपको बताया था औरंगजेब का जो दक्षिण की पॉलिसी था, जो साउथ की पॉलिसी ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया, और दक्षिण भारत में औरंगजेब कोई सफलता नहीं पा पाया। जो कुछ एक सफलताएं उसने पाई वो भी एक भारी कीमत पर पाई, वो मैं आपको बता ही चुका था किस तरह से उसने पाई थी। एक छोटा सा यहाँ पे समझना पीछे बैकग्राउंड से। औरंगजेब, अगर मैं औरंगजेब की बात करूं तो औरंगजेब के समय पे क्या हुआ? औरंगजेब के अंत में होना शुरू हुआ डाउनफॉल। डाउनफॉल, तो इस डाउनफॉल के रीजंस क्या हैं, कारण क्या हैं कि भाई डाउनफॉल हुआ क्यों? हम कहते हैं कि मुगल औरंगजेब के अंतिम समय में कमजोर हो गए, ऐसा क्या हुआ? एक तो इसके नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा ये सहाय बेखबर है, यानी कि इसने कोई रुचि नहीं ली उस तरह किसी की भाई अपने औरंगजेब की तरह की नीतियों को चला करके अपने शासन को प्रगाढ़ करे, मजबूत करे। अब होता क्या रहा था कि औरंगजेब के अंतिम समय में एक तो जमींदार वर्ग, जमींदार समझते हैं, थम्स अप करिए, जिनके पास बड़ी भूमियां थी, आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, तो उस जमींदार वर्ग की शक्तियां क्या होती गई, वो बढ़ती गई। तो ये जमींदार वर्ग जो था ये भी महत्वाकांक्षी हो गया।
यानी भविष्य में इसने भी सपने देखे कि भाई हम स्वतंत्र होंगे, और इनके सपने तब तक सप्रेस किए जा सकते हैं, तब तक उनको दबाया जा सकता है जब तक राजा क्या हो, यानी सुल्तान आपका, अगर कहें कि एक ऐसा सशक्त सुल्तान हो। लेकिन अभी सुल्तान क्या है, सशक्त नहीं है। दूसरा, अमीर वर्ग। अमीर वर्ग और जमींदार वर्ग में फर्क ये है कि ये तो किसानी जो रेवेन्यू था उसको कलेक्ट करते, अमीर वर्ग होते थे सुल्तान के करीब दरबार में। तो इन सबको क्या हो रहा था, औरंगजेब के अंतिम समय पर आपका बड़ी बड़ी जागीरें मिली, बड़े बड़े मनसब मिले। अब जब किसी को बहुत बड़ी जागीर और मनसब मिल जाएगा तो भविष्य के लिए उसकी भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी या नहीं, उसके अंदर भी एम्बिशन आएगा, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब दूसरी स्थिति आप सोचिए, दो अमीर हैं, एक अमीर को ताकत मिली हुई है, दूसरे अमीर को भी ताकत मिली हुई है, तीसरे और चौथे अमीर को भी ताकत मिली हुई है। तो उनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे या नहीं होंगे, अगर राजा उनको कंट्रोल करने वाला बेहतर नहीं है? भाई एक तो राजा सशक्त हो तो सबके ऊपर समान रूप से नियंत्रण रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है सबको इक्वली। लेकिन अगर कंट्रोलिंग पावर ही सही नहीं है, यानी आप समझिए स्टीयरिंग ही सही नहीं है, तो फिर वो आपका जो पहिए हैं इधर उधर जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। दूसरा हुआ ये अमीर वर्ग। तीसरा हुआ आपका धार्मिक और आर्थिक तनाव, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स, आर्थिक तनाव। अच्छा, औरंगजेब के समय पर किन किन लोगों ने विद्रोह किया था, किसी एक ग्रुप का नाम लिखें। जाटों ने विद्रोह किया था औरंगजेब के समय, हाँ या ना? इस विद्रोह की शुरुआत मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ, फिर राजा राम, फिर चूड़ामन, फिर बदन सिंह। तो एक जो ये तनाव क्यों आया था, मैंने कहा था कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमानों के पक्ष में था, और एक धड़ा ऐसा बन गया था जो एक धार्मिक उदार शासक को देखना चाहते थे, जो धार्मिक रूप से उदार हो। एक ग्रुप उनका बन गया था। अच्छा, सिखों ने विद्रोह किया औरंगजेब के समय पर या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी, हमने गुरु तेग बहादुर जी का संघर्ष सुना। तो आप राजपूतों ने विद्रोह किया या नहीं किया औरंगजेब के समय पर? आप कहेंगे हाँ जी किया। तो ये कारण क्या थे इसके? धार्मिक तनाव था या फिर इकोनॉमिक उनको कमजोर किया जा रहा था। राजपूतों से भी संघर्ष हुआ। मराठा संघर्ष, मराठा संघर्ष हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ जी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मुगल एम्पायर को क्या कर दिया, औरंगजेब के बाद में एकदम कमजोर कर दिया। मतलब औरंगजेब के समय से ही कमजोर करते आ रहे थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सिखों के 10वें गुरु कौन हैं, तो जो सिख विद्रोह था, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, उन्होंने तो किया औरंगजेब के समय। और जब उनकी डेथ हो गई 1675 में, तो 10वें गुरु आए गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उस विद्रोह को तैयार किया। आगे जब हम सिख धर्म के बारे में आपको बताएंगे तो बताएंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने 80,000 की एक खालसा सेना तैयार की थी। तो कहने का मतलब है वो विद्रोह बढ़ता रहा। और गुरु गोविंद सिंह जी जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम इसके पक्ष में आ गए। यानी उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने साथ दिया किसका? बहादुर शाह प्रथम का। तो बस एक थोड़ी सी ढील ये हुई कि उस समय पर जो सिख विद्रोह था वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन उसके लगभग 1.5 वर्ष बाद ही गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई। और जो उन्होंने तो ये कह दिया था कि भाई अगला गुरु तो कोई होगा नहीं, अगला सिख गुरु तो होगा नहीं, क्योंकि कुल 10 ही गुरु हुए। अब सिखों की कमान किसने संभाली गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में? बंदा बैरागी ने, बंदा सिंह बहादुर। सिख संघर्ष में हम आपको पढ़ाएंगे। और वो बंदा बहादुर आपका लगभग 1.5 वर्ष बाद ही उन्होंने फिर से मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। फिर से जो अपने पक्ष में उनकी कुछ चीजें होती थी फिर उनकी खिलाफत हो जाती थी थोड़े समय के बाद में। तो इस सब ने कारण किया कि इसको मुगल एम्पायर को कमजोर करने का। और ये सब चीजें पनप पाई क्योंकि एक सशक्त शासन नहीं था। एक बार थम्सअप करें कि थोड़ा माइंडसेट हमारा क्लियर हुआ कि मुगलों का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ है। मैं कह रहा हूँ मुगलों का डाउनफॉल अभी हुआ नहीं है, शुरू हुआ है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर अभी हम बादशाह, अब क्योंकि मुगलों को पढ़ रहे हैं, अभी हम सिखों को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे आगे। अब देखो 3 चीजें समझना। औरंगजेब की जब डेथ हुई थी तो औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय
औरंगजेब की मृत्यु के समय लिखो उसके 3 पुत्र जीवित थे। उसके 3 पुत्र जीवित थे। At the time of Aurangzeb's death, his 3 sons were alive. At the time of शाहजादा मुअज्जम बीजापुर। तो तीनों पुत्र कहां पर थे आपका? अगर मैं बात करूं, दिल्ली के नजदीक था आपका बहादुर शाह। एक बेटा उसका दक्षिण में, कौन था आपका? शाहजादा आजम। और तीसरा उसका था, वो भी दक्षिण में ही था हालांकि, बीजापुर कर्नाटक में, और उसका नाम है शाहजादा काम्बक्स। इन तीनों के बीच में ही आपका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जैसे आप जानती हैं, औरंगजेब ने भी अपने भाइयों से युद्ध लड़ा, कामूगढ़ 1658। कामूगढ़ के तुरंत बाद में कौन? सामूगढ़ से पहले धर्मट लड़ा था, उसके तुरंत बाद में देवराई लड़ा। तो ऐसे ही औरंगजेब के पुत्रों में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। लेकिन था क्या? औरंगजेब का जब अंतिम समय था तो औरंगजेब ने अपने पुत्रों को जो विभाजन किया, यानी उनको अपने जो साम्राज्य का विभाजन करके दिया, वो किया धन के आधार पर। जैसे आज के समय पे भी अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो किस आधार पर होता है? या क्षेत्रफल के हिसाब से होता है या उसकी कीमत के हिसाब से होता है? तो आप कहेंगे भैया आज देखा जाता है, अच्छा ये महंगी जमीन है, ये सस्ती जमीन है, तो क्षेत्रफल तो दोनों के बराबर बेशक हों तो कीमत तो बराबर नहीं है। तो किस आधार पर होता है आज भी? भाई मान के चलो 2 भाई हैं और वो आपस में अपनी सहमति से, 2 उनके जमीन है, एक तो उनकी जमीन है गांव में 1 बीघा जमीन, और 1 बीघा जमीन है उनकी शहर में, तो क्या उसको कन्वर्ट कर लेंगे आपस में? वो उनका प्रेम अलग बात है, एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है एक भाई सब कुछ त्याग कर दे, और निर्भर करेगा वो मतलब किस व्यक्तित्व के हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जी धन के आधार पर होता है, और धन के आधार पर इस तरह का विभाजन औरंगजेब के समय पहली बार देखने को मिलेगा। उषा जी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, भारत का विभाजन। अगर आप कभी उस पुस्तक को पढ़ेंगे कि भारत के विभाजन का आधार क्या रहा, तो आप पाएंगे कि वो मतलब उसके आधुनिक प्रमाण अगर देखोगे तो प्राचीन भी मिलते हैं बहुत जगह। आधुनिक प्रमाण यदि आप देखोगे तो औरंगजेब ने अपने पुत्रों के बीच में जो शासन बांटा, वो बांटा एक धन के आधार पर, कि इस सूबे से इतनी आय होती है तो ये काम्बक्स को दे दिया जाए, इतने सूबे से आय होती है आजम को दे दिया जाए, और ये दे दिया जाए मुअज्जम को। लेकिन तीनों भाई क्या हो गए? भाई अब दिल्ली की गद्दी भी चाहिए। अब दिल्ली की गद्दी चाहिए तो ये मुअज्जम जो है, इसने सबसे पहले जो टकराव हुआ, वो टकराव हुआ इसका आजम से ही। आगे बताते हैं थोड़ा सा और अच्छा समझ में। यहां लिखो, यहां लिखना जून 1707, जून 1707, इसमें लिखना जाजऊ का वॉर। आगरा के पास में जाजऊ का वॉर, जाजऊ का युद्ध, वॉर ऑफ जाजऊ, वॉर ऑफ जाजऊ। ये किस किस के बीच में हुआ था? एक तो कौन है? मुअज्जम, मुअज्जम, ठीक है। और मुअज्जम के बसा अगर वर्सेस बात करें तो हम दूसरा कौन है इसका भाई? शाह आजम, शाह आजम, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? शाह आजम की बात। इसमें सबसे पहले इसका विजय देखिए, किसकी जीत हुई? मुअज्जम की। क्योंकि मुअज्जम को जो सहयोग मिला, इसका पुत्र क्योंकि बहुत जल्दी से आगरा में पहुंच गया, और साथ में जो आपका पंजाब क्षेत्र में जो सिख सेना थी, उन्होंने भी उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया? वो साथ दिया मुअज्जम का। शाहजम पराजय हो गया, और इसको पराजित करने से पहले ही बहादुर शाह प्रथम ने इससे कहा था कि भाई पिताजी ने जो बंटवारे की बात की है उस तरह से कर लेते हैं। अब जो बंटवारे की बात को अस्वीकार किया वो शाह आजम ने किया, तो शाहजम का एक विरोध इसलिए भी हो गया।